बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के सब्जेक्ट पर है, जो कि लॉ का बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट 1877 का इंट्रो दूंगी। देन इसके जो टॉपिक हैं ट्रस्टी एंड प्रिवेंटिव रिलीफ, उसके बारे में बताऊंगी। देन सेक्शन 8, 9, 10 एंड 11, ये 4 सेक्शन जो हैं वो आज की वीडियोस के जो मेन पार्ट हैं और टॉपिक कहला सकते हैं। सो इंट्रो जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उधर से स्टार्ट करते हैं हम। स्पेसिफिक रिलीफ इज़ अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिड्रेस. It belongs to the law of procedure. It is a legal redress which a plaintiff seeks through a civil court. ये एक ऐसा रेमेडी है जो कि सिविल कोर्ट के थ्रू ही आप सीख कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में याद रखिएगा, जो क्रिमिनल लॉ है उसमें स्पेसिफिक रिलीफ का कोई कंसेप्ट नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक सिविल नेचर का जो है वो रेमेडी है। इट इज़ द काइंड ऑफ रिलीफ that contractual party is compelled to do or refrain from doing an act. So this is an intro of specific relief act. Meaning देख लेते हैं relief का meaning क्या है। The word relief means ending or removal of pain, annexity or help. Relief का मतलब है ending or removal of pain. Then definition है, इट इज़ अ रेमेडी, ये SRA की डेफिनेशन है। इट इज़ अ रेमेडी बाय विच अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंपेल्ड टू डू और omit द वेरी एक्ट्स विच ही हैज़ अंडरटेकन टू डू और omits. So this is the definition. Intro, meaning, definition and important case law relating to the SRA is 1971 Lahore, page number 19199. So this is the simple intro of specific relief act. ये एक specific relief act एक सब्जेक्ट है लॉ का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में SRA बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एक सिविल किस्म की रेमेडी है। इसका क्रिमिनल में कोई कंसेप्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 8 है और 9। जो क्वेश्चन सेक्शन 8 एंड 9 है वो मैंने डील कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से है। जो सेक्शन 10 एंड 11 है वो क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड देन लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी ट्रस्ट क्या है, ट्रस्टी क्या है एंड प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज़ रेमेडी अवेलेबल टू द पर्सन हु इज़ डिसपोसेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये अगर आपने सेक्शन 8 और 9 को अगर स्टडी करना है, उस पर कोई आप सर्च कर रहे हैं, तो इसका ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बन सकता है कि व्हाट इज़ द रेमेडी, कौन सी रेमेडी अवेलेबल है टू द पर्सन हु इज़ डिसपोसेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और उसे डिसपोसेस कर दिया गया, तो अब उस पर्सन के पास क्या रेमेडी है, वो वापस अपनी प्रॉपर्टी पर किस तरह कब्जा कर सकता है। सो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। No one can be turned out or thrown out otherwise than in due course of law. If a person who is dispossessed from property otherwise than in due course of law, he can file a suit for recovery of possession. या उन्होंने बता दिया कि अगर किसी पर्सन को डिस्पोसेस किया जा रहा है, निकाला जा रहा है ज़बरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी से, तो वो कोर्स ऑफ लॉ में रहते हुए वो एक फ़ाइल करेगा सूट। कौन सा सूट होगा वो? रिकवरी ऑफ पोजेशन का, सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 8 एंड 9 रिलेट्स टू द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जहाँ ये क्वेश्चन किया गया था कि उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो हमें इंट्रो में ही इसका आंसर मिल जाता है कि जो जिस पर्सन को डिसपोसेस किया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी से, तो वो फाइल करेगा सूट। सेक्शन 8 एंड 9 के अंडर कौन सा सूट होगा वो? रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं, रेलिवेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 डील्स विद स्पेसिफिक रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 8 से स्टार्ट करते हैं। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी।
ये कोड ये प्रोविजन है जो कि एसआरए में सेक्शन 8 जो है बिल्कुल एज इट इज़ लिखा गया है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन है। अ पर्सन entitled to the possession of the specific immovable property may recover it in the manner prescribed by the code of civil procedure। यानी जिस पर्सन को जो इंटाइटल्ड हुआ है पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो रिकवर किस तरह कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी, जो मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। तो सीपीसी में आपको ये इसका आंसर मिलेगा कि ये रिकवरी होती कैसे है। अब वो प्रोसीजर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड इन सीपीसी वो किस जगह किया गया है, यहाँ तो 8 सेक्शन में बता दिया गया कि वो सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में उसका मैनर जो है प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन कौन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की किस जगह, कौन से चैप्टर में, कौन से सेक्शन में, कि ये नेक्स्ट चैप्टर है उस पर बताएंगे। प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन सीपीसी, रिकवरी बाय पर्सन entitled to possession of specific immovable property is governed by Order 21, Rule 35 and 36 of CPC। ये बात जो है इम्पोर्टेंट है और नोट करने वाली है कि ऑर्डर 21, रूल 35 और 37 में ये जो सीपीसी के हैं सेक्शंस रूल्स, इनमें जो है वो रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र है। वेयर अंडर डिक्री होल्डर इन अ सूट फॉर द इजेक्टमेंट कैन सीक रिकवरी ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट अब हम जो हमारा जो मेन टॉपिक इसमें आ रहा है सेक्शन 8 में, वो रिकवरी है ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे पोजेशन की। रिकवरी ऑफ पोजेशन है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो पोजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सामंत। पोजेशन इज कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ क्लेम, एक कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज है क्लेम करना टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ मटीरियल ऑब्जेक्शन। देन डेफिनेशन ऑफ पोजेशन के बाद हम देखेंगे एविडेंस ऑफ पोजेशन। हेडिंग्स बनी है डिफरेंट है ये सेक्शन 8 और 9। अगर आप सेक्शन 8 और 9 पर सर्च कर रहे हैं और इसके आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो ये बहुत अच्छी असाइनमेंट है जो कि स्टेप बाय स्टेप सेक्शन 8 और 9 को कवर करेगी। सेक्शन 8 की सबसे पहले आप, अगर आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप सेक्शन 8 की एज इट इज़ कोड की जो वर्डिंग है वो लिखेंगे। देन उसके बाद जो उन्होंने कहा हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में प्रिस्क्राइब्ड है, तो आप वो बता दें कि ऑर्डर 21, रूल 35, 36 है, एक हेडिंग बना के। देन उसके बाद डेफिनेशन बता दें पोजेशन की, फिर एविडेंस ऑफ पोजेशन बता दें। एविडेंस ऑफ पोजेशन क्या है? फॉलोइंग हैव बीन हेल्ड प्राइमा फेशियाई एविडेंस ऑफ पोजेशन। फर्स्ट वन इज एंट्री इन खेवट। लॉ की टर्म्स हैं ये, आपने सुना ही होगा कि खेवट, खतूनी, खाता, यानी खाता नंबर, खेवट नंबर, खतूनी नंबर, तो ये सारी वो टर्म्स है। एंट्री इन खेवट, खेवट में आपका यानी खाता नंबर जो है उसमें एंट्री होगी। उसके बाद ग्रांट ऑफ लीज, देन एग्जिस्टेंस ऑफ पोजेशन बिफोर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक्स, then realization of rent, next handing over key of the promises, the last one is registration of title deed. So these are all top key points of the evidence of possession. Next देख लेते हैं, who can initiate proceeding। इन proceedings को initiate कैसे कराएंगे? All such persons as were entitled to possession of specific immovable property, जितने भी पर्सन हैं जो entitled हैं possession of specific immovable property के लिए, they can file proceedings, वो proceedings file कर सकते हैं under section 8 for recovery of possession under section 8 के। Suit under section 8 for possession could be filed not only by a person who was a holder of the title to property, सिर्फ वही पर्सन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते पोजेशन के लिए जो कि होल्डर है, यानी टाइटल जो प्रॉपर्टी का है वो उनके पास है, सच एज एन ऑनर और मॉर्गेजर, अ मॉर्गेजी, अ ट्रस्टी और अ बेनिफिशरी इन अ ट्रस्ट, बट इवन बाय अ पर्सन हु वाज मर्जली इंटाइटल्ड टू पोजेशन एंड इन सच अ क्लास वुड फॉल टेनेंट्स और लीज। टेनेंट्स और जो लीज होते हैं वो भी जो है वो इसमें फाइल कर सकते हैं पोजेशन के लिए।
सो ये दो कैटेगरीज बता दी कि कौन कौन जो है वो अंडर सेक्शन 8 फाइल कर सकता है पोजेशन के लिए। एक तो वो जिसके पास टाइटल है, यानी जो ऑनर है, मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है, यानी या ट्रस्टी है, बेनिफिशरी है। लेकिन वो भी कर सकते हैं जो टेनेंट है, यानी उस पर प्रॉपर्टी पर रेंट को रेंट पे लिया हुआ है या लीज पे लिया हुआ है, वो भी। देन अपील, रिव्यू और रिवीजन का क्या कंसेप्ट है इसमें। ऑल अपील, रिव्यू एंड रिवीजन आर अवेलेबल टू द पार्टी अगेंस्ट होम द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ एसआरए 1877। इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने वाली कि सेक्शन 8 पे के अंडर अगर कोई सूट फाइल करता है तो उस पर जो रेमेडीज़ हैं, उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर आता है, तो उसके लिए क्या क्या रेमेडी, उसके लिए अपील का जो रेमेडी है वो भी ओपन है, रिव्यू की भी एंड रिवीजन की भी। Then limitation for suit. There is no limit under section 8 within which suit can be filed. कोई limitation नहीं है under section 8 कि आपको सूट कब फाइल करना है। However, where plaintiff sought recovery for possession after 30 years dispossession, अगर plaintiff जो है अपनी possession की recovery चाह रहा है, उसको 30 साल हो गए उस immovable property से dispossess किए, then it was held that relief of possession after 30 year was barred within the meaning of article 142 of limitation act। यानी आर्टिकल 142 लिमिटेशन एक्ट के अंडर उसे वो 30 ईयर्स जो बाद वो डिस्पोसेस हुए, उसे 30 साल गुजर गए, उसके बाद अगर वो क्लेम करना चाह रहा है तो आर्टिकल 142 उसे बार करेगा। एज द सेम प्रोवाइडेड अ पीरियड फॉर 12 ईयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ डिसकंटिन्यूशन ऑफ पोजेशन। और इसी तरह आर्टिकल 142 उस पर्सन को भी बार कर देगा जिसको डिसकंटिन्यूशन ऑफ पोजेशन पर 12 साल हो चुके हैं। सो दिस इज़ द लिमिटेशन फॉर सूट। देन को-शेयरर्स का जिक्र आ जाता है। Co-sharers, no claim for possession simpliciter should be filed by co-sharer of suit land who must ask for partition of land if they were aggrieved by the action of other co-sharers। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर क्या है, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रोसीजर क्या है। तो दो प्रोसीजर हैं, एक है रेगुलर प्रोसीजर और एक है समरी प्रोसीजर। तो जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो होगा रेगुलर प्रोसीजर। इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोसेस्ड विदाउट हिज कंसेंट he may file a long drawn regular suit on the basis of title under section 8 of SRA। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पर्सन को डिस्पोसेस कर दिया जाए उसकी कंसेंट के बगैर तो वो एक रेगुलर सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ SRA। इसेंशियल्स क्या हैं सेक्शन 8 के। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ पोजेसरी टाइटल। सेकेंड वन इज़ प्रूफ ऑफ प्रायर पोजेशन, कि उसके पास प्रूफ भी हो कि वो पहले भी पोजेशन में रहा है कि नहीं। देन फोर्सिबल डिस्पोजेशन, और उसको ज़बरदस्ती उसको डिस्पोसेस किया गया है, यानी उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकाला गया है। सो दीज आर द इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 8 एंड दिस वन इज़ द रेगुलर प्रोसीजर ऑफ recovery possession of immovable property. So the second one is summary procedure। Summary procedure for recovery of the possession of immovable property is provided in section 9 of SRA। अब section 9 स्टार्ट हो रहा है। section 8 जो था हमने वो पढ़ा, देख लेते हैं। यस, सेक्शन 8 हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सेक्शन 8 का सबसे पहले हमने कोड वर्डिंग लिखी, देन उसका प्रोसीजर प्रिस्क्राइब सीपीसी में कहाँ है वो बताया, उसकी डेफिनेशन ऑफ पोजेशन, एविडेंस ऑफ पोजेशन, हु कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 8, देन अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेमेडी जो है वो के नेचर है उसकी, देन लिमिटेशन ऑफ सूट, देन को-शेयरर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट प्रोसीजर जब आया तो रेगुलर प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 8 के थ्रू आप डील करेंगे, और जो समरी प्रोसीजर है वो सेक्शन 9 के अंडर। सो समरी प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 9 ऑफ SRA। सेक्शन 9 देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट ब्लू ये जो ब्लू पेन से है ये है कोड वर्डिंग। आप बुक ओपन करेंगे तो उसमें भी यही सेम वर्डिंग होगी, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो समझना स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है उधर से। सेक्शन 9, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise then in due course of law he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may he set up in such suit. Nothing in this section shall bar any person from using the establish his title to such property and to recover possession thereof. The next one is no suit under this section shall be brought against the federal government or any provincial government. याद रखिए कि ये जो सूट है ये इस सेक्शन में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर बार लगाई गई है. नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्राउट अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ये जो सूट है रिकवरी पोजेशन का या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते. द नो अपील शैल लाई. याद रखिए इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं है. No appeal shall lie be brought against from any order or decree passed in any suit instituted under this section. ना डिक्री के अगेंस्ट ना ऑर्डर के अगेंस्ट. nor shall any review of any such order or decree be allowed. ना ही अपील है और ना ही रिव्यू है. तो हमारे पास पीछे रेमेडी क्या बचती है. तो इस पर इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है कि अपील नहीं है रिव्यू नहीं है तो कौन सी रेमेडी है. तो इस पर यकीनन रिवीजन की रेमेडी आपके पास अवेलेबल होगी क्योंकि जहाँ नॉन अपीलेबल केसेस हैं वहाँ रिवीजन की जो रेमेडी है वो एग्जिस्ट करती है. सो ये वाइद जो डिक्री है जो कि रिवीजन जिस पर हो सकती है. नेक्स्ट देख लेते हैं इसेंशियल्स ऑफ समरी प्रोसीजर. समरी प्रोसीजर के इसेंशियल्स क्या हैं जिस तरह हमने सेक्शन 8 के इसेंशियल्स देखे थे. दैट द पर्सन सुइंग मस्ट हैव डिस्पोसेस. जो पर्सन सू कर रहा है वो मस्ट बी डिस्पोसेस उसे निकाला किया हो. दैट सच डिस्पोजेशन मस्ट बी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. और ज़रूरी है कि ये जो डिस्पोजेशन हुई है ये किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से हुई हो. थर्ड वन इज दैट सच डिस्पोजेशन शुड बी विदाउट कंसेंट. और ये डिस्पोजेशन विदाउट कंसेंट हुई हो एंड शुड बी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. एंड द फोर्थ वन इज that is the to be brought within the period of 6 months from the date of dispossession. और 6 माह के दरमियान जो है 6 माह के बाद ये जो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन है ये जो सूट है ये फाइल किया हो. सो दीज आर द इसेंशियल्स ऑफ समरी प्रोसीजर्स. नेक्स्ट केस इसके केस ला हैं इम्पॉर्टेंट केस ला हैं आप नोट कर सकते हैं. आपकी ये एग्ज़ाम्स में आपके नोट्स बनाने में और असाइनमेंट्स बनाने में हेल्प करेंगे. 2012 CLC पेज नंबर 366 एंड 2012 CLC पेज नंबर 377. नेक्स्ट है एक्सेप्शंस. फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 9. कुछ एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 9 की वो कौन कौन सी हैं. दीज आर 4. स्टेप बाय स्टेप से डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट एक्सेप्शन इज नो सूट कैन बी ब्राउट अगेंस्ट एक्शन ऑफ सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. यानी कोई भी सूट जो है वो सेंट्रल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं होगा. नो सूट कैन बी ब्राउट अगेंस्ट डिक्री ऑफ द कोर्ट. किसी डिक्री अगर कोर्ट ने इशू कर दिया उसके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता. नो रिव्यू और अपील शेल बी अगेंस्ट सच एन ऑर्डर ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन. And the fourth one is no one can be restrained from establishing his title of possession in court of law. देन स्कोप और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं सेक्शन 9 का. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज क्लियरली टू डिस्करेज करती है फोर्सिबल डिस्पोजेशन को एंड टू प्रोवाइड अ क्विकर रेमेडी. और एक क्विकर रेमेडी जो हमें है वो प्रोवाइड करती है किसके लिए. फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन वेयर अ पर्सन इज डिस्पोसेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. इट गिव्स स्पेशल प्रिविलेज. ये हमें एक स्पेशल प्रिविलेज देती है टू अ पर्सन इन पोजेशन हु टेक्स एक्शन. जो पर्सन पोजेशन में है वो एक्शन ले सके प्रॉम्प्टली ऑन हिज डिस्पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. यानी एक क्विक रेमेडी है और एक ख़ास स्पेशल प्रिविलेज है जो कि उस पर्सन को दी जाती है जिसको ज़बरदस्ती डिस्पोसेस कर दिया गया है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से. सो ये जो प्रोविजन है ये क्लियरली डिस्करेज करती है फोर्सिबल डिस्पोजेशन को. केस लॉ है 2004 YLR पेज नंबर 105.
केस लॉ की वर्डिंग देख लेते हैं. It has been held that summary procedure have been provided under Section 9 to person dispossessed from immovable his consent. Person coming under this section is required to show that he had actual physical possession of immovable property. यानी इस सेक्शन के अंदर अगर जो पर्सन आ रहा है उसको चाहिए कि वो अपनी एक्चुअल फिजिकल पोजेशन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो शो करे. देन फ्रॉम विच ही वाज डिस्पोजेस्ड, जिससे उसे डिस्पोजेस किया गया विदाउट हिज कंसेंट बाय डिफेंडेंट विद इन 6 मंथ प्रायर, और 6 माह के अंदर वो ये उसे करना होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं अपील का क्या कॉन्सेप्ट है, रिव्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, रिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट है. जिस तरीके से हमने उधर सेक्शन 8 में देखा था कि अपील, रिव्यू, रिवीजन तीनों एग्जिस्ट करती हैं सेक्शन 8 पे जो भी ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट. देन यहाँ क्या है, अपील देख लेते हैं पहले. द सेक्शन 9 प्रोहिबिट्स एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन. इस सेक्शन के अंडर जो भी अपील, जो भी ऑर्डर आएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, उस पर जो अपील है वो सेक्शन 9 ने प्रोहिबिट कर दी है. नेक्स्ट है रिव्यू. अ डिसीजन पास्ड forthwith in a suit under this section is not open to review. रिव्यू की जो रेमेडी है वो भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो साफ साफ उन्होंने प्रोविजंस के जो लास्ट वाले लाइन थी उस पर लिख दिया था कि रिव्यू की जो है ऑप्शन वो भी अवेलेबल नहीं है. देन व्हाट वी शुड डू, हमारे पास क्या रेमेडी है. Revision. A revision lies to the High Court under Section 115 of CPC in respect of an order or decree made in a suit under Section 9. Under Section 9 के तहत अगर कोई सा भी ऑर्डर दिया जा रहा है या डिक्री दी जा रही है तो उस पर सेक्शन 115 अप्लाई होगा. लिमिटेशन क्या है. फॉर अ सूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ SRA 1877, law provides a limitation of 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन. सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग लॉ ने प्रोवाइड की है 6 माह की लिमिटेशन टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन. 6 माह के अंदर अंदर वो ये जो सूट है सेक्शन 9 के अंडर वो फाइल कर सकता है. सो ये थे सेक्शन 8 और 9 जो कि इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दिए गए. मैं अगेन आपको हेडिंग्स बता दूं सिर्फ, उसके बाद फिर हम अपनी दूसरी असाइनमेंट में चलेंगे. दूसरी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग 8 और 9 देख लेते हैं कि उसमें किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है और किस तरीके से सेक्शन 8 और 9 का जो मटेरियल है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ. सो सेक्शन 8 में हमने सबसे पहले कोडिंग लिखी, देन प्रोसीजर, फिर डेफिनेशन, देन एविडेंस ऑफ पोजेशन, हु कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, अपील, रिव्यू, रिवीजन का क्या रेमेडी थी इस पर, उसके बाद लिमिटेशन, देन को शेयर का जिक्र, फिर प्रोसीजर बता दिया कि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कितने प्रोसीजर है. 2 प्रोसीजर है. रेगुलर प्रोसीजर सेक्शन 8 से डील करता है. फिर सेक्शन 8 के इसेंशियल्स, देन समरी प्रोसीजर डिफाइन किया. समरी प्रोसीजर सेक्शन 9 से डील करता है, इसलिए सेक्शन 9 में ये सारी जो थी ये वाली सारी वर्डिंग जो कोड की लिखी. उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, इसेंशियल्स बता दिए समरी प्रोसीजर के. देन इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस कर लिए. आप कोई गूगल पे सर्च करें आपको ये केस लॉज मिल जाएंगे, इनकी जजमेंट्स और इनका केस. देन एक्सेप्शन सेक्शन 9 में जो है वो डिफाइन कर दी. उसके बाद स्कोप एंड ऑब्जेक्ट बता दिया. देन केस लॉ जो था वो डिस्कस कर लिया, इम्पॉर्टेंट जो था 2004 YLR 105. देन उसमें अपील का क्या रेमेडी है, रिव्यू का क्या नेचर है, रिवीजन का क्या नेचर है, क्या वो हो सकती है नहीं हो सकती है. देन लास्ट पे लिमिटेशन टाइम पीरियड बता दिया. सो अब हम क्वेश्चन 2 पे जाने से पहले क्वेश्चन 1 को एक बार देख लेते हैं इस असाइनमेंट से. व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द पर्सन हु इज डिस्पोसेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन बता दी गई. यहाँ सेक्शन 8 और 9 डील कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इस वाले क्वेश्चन से. सेक्शन 8 जो है उसको इसी तरह कोडिफाइड करके वो लिख दिया कोड की वर्डिंग. देन इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज कंसर्न्ड विद सिविल राइट्स एंड it has a take care of certain rights, and these are rights to possession of property provision are laid down for recovery of both movable and immovable property. Interpretation of original text of section 8.
सो इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन। द एसेंस ऑफ दिस सेक्शन इज टाइटल। जो इसका मेन पार्ट है सेक्शन 8 का वो है टाइटल। अ पर्सन हु हैज़ better title is a person entitled to the possession। द टाइटल मे बी ऑफ ऑनरशिप और पोजेशन। टाइटल किस चीज़ का, ऑनरशिप का या पोजेशन का, उस पर्सन के पास होना ज़रूरी है। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ that a person who has been in a long continuous possession of immovable property can protect the same by seeking an injunction against any person in the world other than the true owner। It is also the settled principle that the owner of the property can get back his possession only by restoring to due process of law। सो इसका मतलब ये है कि ये सेटल प्रिंसिपल है कि जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है वो सिर्फ एक ही तरीके से अपनी पोजेशन वापस रिस्टोर कर सकता है, थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी अब वो सूट फाइल करेगा। सूट कौन सा, इट मीन्स दैट अ सूट फॉर पोजेशन मस्ट बी फाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये हम पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 8। Where a person in possession of an immovable property is dispossessed without his consent and otherwise than due course of law, he is entitled to recover his immovable property। Person under this should have to show actual physical possession। जो भी ये सूट फाइल करना चाह रहा है उसे पहले शो कराना चाहिए कि वो उसकी फिजिकल पोजेशन वाकई में थी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम विच ही वाज डिस्पोजेस्ड, जिधर से उसे निकाला गया है, विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मर्जी के बगैर, बाय डिफेंडेंट की तरफ से, विद इन द 6 मंथ प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, 6 माह पहले, जो कि ये जो मैं सूट कर रहा हूँ उससे 6 माह पहले मुझे निकाला गया है कि उसकी प्ली होनी चाहिए। देन सिचुएशन when an application can be given under Rule 13 to 18। The application for attachment of immovable property belonging to the judgment debtor will be given with two things: the full description of property। पहले तो उस एप्लीकेशन देने से पहले जो है दो चीज़ें मेंशन करनी है, एक तो फुल डिस्क्रिप्शन देनी है प्रॉपर्टी की, एंड इंटरेस्ट ऑफ शेयर ऑफ जजमेंट डेटर इन दैट प्रॉपर्टी। और जजमेंट डेटर का जो इंटरेस्ट है या शेयर है उसको जो है वो बताना है। अदर रेमेडी इज नॉट बार्ड। अंडर सेक्शन 9 he may file a suit for the recovery within 6 months। under section 9 he may file a suit for a recovery thereof within 12 years of dispossession। the remedy under section 9 is additional remedy and does not prohibit suit for possession on possessory title in the ordinary way। The dispossession involves an animus possidendi with retention of excluding the owner as well as other peoples। अब immovable property देख लेते हैं। Immovable property generally the definition of if immovable property is given by General Clause Act 1897 section 3। जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है ज़मीन से वो भी, थिंग्स अटैच टू द अर्थ वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगी, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। नेक्स्ट केस लॉ है हमारे पास, दो केस लॉ हैं, एक के कृष्णा वर्सेस प्रेम कुशाबाई। हेल्ड अ टेनेंट वाज डिसपोसेस्ड बाय ऑनर की तरफ से टेनेंट को डिसपोसेस कर दिया गया, बट ही हिमसेल्फ गेट फोर्सिबल रिपोजेशन, लेकिन उसने फोर्सिबल दोबारा से वो जो पोजेशन थी वो गेन कर ली। ही बिकेम ट्रेसपासर, अब वो ट्रेसपासर है, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी रिगार्डेड टू बी लॉफुल पोजेशन, इसलिए उसे लॉफुल पोजेशन नहीं कहा जा सकता। सो ये वर्डिंग थी के कृष्णा वर्सेस प्रेम कुशाबाई की केस लॉ की। देन केस लॉ महावीर प्रसाद जैन वर्सेस गंगा सिंह। The Supreme Court held that a person seeking equitable relief should come to the court with clean hands
इफ़ पोजेशन इज़ रॉन्गफुल ही इज़ इंटाइटल्ड नो रिलीफ। अगर वो उसने गलत तरीके से जो पोजेशन है वो हासिल की है तो अब उसके पास कोई रिलीफ का राइट नहीं है। CPC प्रोवाइडिंग रेमेडी फॉर सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। CPC जो अब मैंने आपको बताया था इस जगह भी, इस वाली असाइनमेंट में भी, कि CPC भी कहाँ बता रहे हैं। यस दिस सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 35 36 में CPC डिस्क्राइब कर रही है कि ये जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन जो है वो इससे डील करती है CPC में। तो अब ये इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया। रेमडी शैल बी अवेलेबल अंडर प्रोसीजर गिवन बाय ऑर्डर 21 टू रिकवर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। So the first step of recovery of immovable property possession is to submit an application, maybe in oral form, for the arrest of the judgment debtor, or written tabular form that must contain, जिसमें होने चाहिए mention, number of suit, name of parties, date of decree, एनी अपील हैज़ बीन प्रेफर फ्रॉम डिक्री, अगर कोई अपील की गई है उस डिक्री के अगेंस्ट तब भी, एनी मैटर ऑफ पेमेंट और adjustment in controversy, any previous application has been made for execution, amount और cost awarded। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन को सबमिट कराने का थ्रू एन एप्लीकेशन। अगर ओरल में है तो ठीक है, और अगर रिटर्न में है तो उसमें ये चीज़ें होंगी। एप्लीकेशन शैल बी मेड अंडर रूल 10 और 11, और ये एप्लीकेशन अंडर रूल 10 और 11 के थ्रू मेड होती है। एविडेंस ऑफ पोजेशन हम वहाँ पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं समरी प्रोसीजर गिविंग रेमेडी फॉर डिस्पोजेशन फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ से सेक्शन 9 स्टार्ट हो जाता है। समरी प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेट डाउन इन सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। Essentials of summary procedure. The first one is the plaintiff must have possession of immovable property. ये भी हम already discuss कर चुके हैं। Next देख लेते हैं। Case law है 2004 YLR 105. Held summary procedure have been provided under section 9 of person dispossessed of his property without his consent. Order 20 rule decree for recovery of immovable property. Where the subject matter of the suit is immovable property, the decree shall contain a description of such property can be identified by boundaries or by numbers in a record of settlement or surety. The decree shall specify such boundaries or numbers. Then rule ऑर्डर 21 रूल 35 क्या कह रहा है? डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। Where a decree is for delivery of any immovable property, possession thereof shall be delivered to the party to whom it has been adjudged, or to such person as he may appoint to receive delivery on his behalf, and if necessary by removing any person bound by the decree who refuses to vacate the property. Then order 21 rule 36 क्या बता रहा है? Where a decree for the delivery of any immovable property in the occupancy, the court shall order delivery to be made by affixing a copy of warrant at some conspicuous place. Remedy to person dispossessed by municipal corporation. In a suit for recovery of possession by license forcibly dispossessed by municipal corporation, he can file a suit under section 9. He can file a suit against municipal corporation authorized under section 64 of easement act. वो कह रहे हैं कि उस वक्त पर्सन को क्या रेमेडी दी जाएगी अगर किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ने जो है उस पर्सन को डिस्पोसेस कर दिया है। सबसे पहली रेमेडी तो यही है कि वो सूट फाइल करे अंडर सेक्शन 9, और किसके अगेंस्ट करे? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट अंडर 64 ऑफ ईजमेंट एक्ट। सो देर इज टू रेमेडीज provided here for the person who dispossessed through municipal corporation. Then prerequisites of possessory suit.
केसला है गंगा देवी वर्सेस गोकुल 1950। फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स वर लेट डाउन। इस केस लॉ में 4 एलिमेंट्स जो थे वो बताए गए। ही वॉज इन पोजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, he has been dispossessed, dispossession was made without his consent or otherwise than process of law, he was in possession within 6 months before institution of the suit. So next step, procedure to recover possession of immovable property. The first step is application in written tabular form or oral under rule 10 and 11. सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, या वो रिटर्न होगी या वो ओरल होगी अंडर रूल 10 एंड 11 के तहत। नेक्स्ट स्टेप है शो कॉज नोटिस टू जजमेंट डेटर अंडर रूल 22। ऑब्जेक्शन अंडर रूल 23 विल ओनली इंटरटेन आफ्टर सबमिशन ऑफ डिक्टरल अमाउंट ऑफ फर्निशिंग सिक्योरिटी। सो उसके बाद नोटिस भिजवाए जाएंगे जजमेंट डेटर को जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है एंड अकॉर्डिंग टू रूल 22। उसके बाद उसके फर्निश सिक्योरिटी का बोला जाएगा अंडर ऑर्डर 23 रूल 23। थर्ड स्टेप होगा प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन एंड इंडोर्समेंट ऑफ प्रोसेस अंडर रूल 24 एंड 25। द फोर्थ स्टेप इज डिक्री बाय कोर्ट टू डिलीवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर रूल 35। नेक्स्ट स्टेप है 5 प्रोक्लेमेशन अंडर रूल 35 टू अपेयर इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। इशुएंस ऑफ वारंट अंडर 38 रूल 38, वारंट इशू हो जाएंगे। उसके बाद हेयरिंग ऑफ पार्टीज एंड रिकवरी ऑफ एविडेंस अंडर रूल 10। रूल 7 है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर अंडर रूल 41 to 53। सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय कोर्ट और थ्रू एक्शन अंडर सेक्शन 64 to 68। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फिशरी की। A several fishery is an incorporated hereditament and would normally be considered real or immovable property. Appeal and review. Appeal and review shall be competent to file. ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो सेकंड है उस पर जाएंगे। The court will determine that the plaintiff was in possession, he has been dispossessed by the defendant from the immovable property. Such dispossession took place without the consent of plaintiff and otherwise than in due course of law, and such suit shall has to be filed within 6 months from the date of dispossession. इसका कंक्लूजन ये था पूरे इस क्वेश्चन का, जो कि हमने इस असाइनमेंट में भी पढ़ा, इस असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन पढ़ा, और जो इस असाइनमेंट में हम इसके कंक्लूजन तक पहुँचे हैं वो यही रहा कि जो भी पर्सन डिस्पोजेस्ड हुआ है प्रॉपर्टी से, पहले तो प्रूफ करे कि ये एक्चुअल जो इसका टाइटल है वो उसके पास है। देन सेकंड वन इज़ ये कि वो जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल हो, एंड थर्ड इज़ दैट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन वो फाइल करे सूट from the date of dispossession 6 months. So this is the conclusion. The next question I will define you. Question number 2 is how a person can be sued for the recovery of possession of movable property. पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन में इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी ऑफ पोजेशन किस तरह लेनी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि उनकी जो पोजेशन है वो किस तरह रिकवर की जा सकती है। व्हाट प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड, कौन सा प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। सो इसका इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। The Specific Relief Act describes such circumstances under which a person holding movable property of the plaintiff without lawful justification can be sued for the recovery of such property. ये जो है अगर किसी पर्सन की मूवेबल कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है जो मूव हो सके, तो उसको अगर डिस्पोसेस किया यानी उससे वो ज़बरदस्ती चीज़ उससे यानी उससे प्रॉपर्टी वो ले ली गई है,
तो उसके पास क्या रेमेडी है, वो सेक्शन ए एंड, अब इन सेक्शंस के रिलेटेड जो कि हम पढ़ेंगे 10 और 11, उसके अकॉर्डिंग जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिस्पोजेशन है उसकी रिकवरी हो सकती है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 10 एंड 11 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, वो डील कर रही है इस क्वेश्चन से। हु कैन फाइल सूट, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हु कैन फाइल सूट, फॉलोइंग कैन फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वन इज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है एक तो वो कर सकता है। नेक्स्ट अ ट्रस्टी, जो ट्रस्टी है वो। ट्रस्टी क्या होता है ये मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट पे एक क्वेश्चन है ट्रस्टी का, उसके बारे में जो है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका मीनिंग क्या है। मूवेबल मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो भी प्रॉपर्टी है वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सेक्शन 10 स्टार्ट हो रहा है, उसकी कोड वर्डिंग लिखी है सारी। अ पर्सन इंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय सीपीसी। ये भी सीपीसी में प्रोसीजर जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हम मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर कर सकते हैं। Then explanation 1, a trustee may sue under this section for the possession of property to the beneficial interest in which the person for which he is trustee is entitled. The second explanation is a special or temporary right to the present possession of property is sufficient to support a suit under this section. Illustration देख लेते हैं क्या है। A receives a letter addressed to him by B. B gets back the letter without A's consent. A has such a property therein as entitle him to recover it from B. जैसे कि एक इलस्ट्रेशन है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक लेटर है जो कि एक जो जिस पर ए का एड्रेस लिखा था, तो यानी वो उसका जो ऑनर है वो ए है। ए रिसीव्स अ लेटर एड्रेस्ड टू हिम बाय बी। बी ने ए को लेटर भिजवाया जो कि ए ने रिसीव किया। बी गेट्स बैक द लेटर विदाउट एज कंसेंट, बी ने वो वापस लेटर ले लिया विदाउट एज कंसेंट। तो ए हैज सच अ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो ए है, तो ए इंटाइटल है कि वो इसको रिकवर कर सके फ्रॉम बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सेक्शन 10 था जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सेक्शन 11 का आगे जिक्र है, वो देख लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या लायबिलिटी है पर्सन पर, वो देख लेते हैं। सेक्शन 11 ऑफ एसआरए। सेक्शन 11 ऑफ एसआरए डील्स विद द सर्कमस्टांसेस विच इंटाइटल द प्लेंटिफ टू रिकवर द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि बनाते हैं, इंटाइटल कर देते हैं प्लेंटिफ को कि वो रिकवर कर सके स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी इट्सेल्फ, खुद अपनी मर्जी से, फ्रॉम डिफेंडेंट से हु इज़ नॉट द ऑनर, जो कि ऑनर नहीं है, देयर ऑफ इन केस वेयर प्रॉपर्टी हैज़ द पिक्यूलियर वैल्यू, जो कि प्रॉपर्टी की जो पिक्यूलियर यानी माली जो उसकी वैल्यू है, एंड कैन नॉट बी एडुकेटली कंपेंसेटेड फॉर इन टर्म्स ऑफ मनी। सेक्शन 11, any person having possession or control of particular article of movable property of which he is not the owner, जिसका वो ऑनर नहीं है, be compelled specifically to deliver, और उसे कंपेल किया जाता है कि वो डिलीवर करे इट टू द पर्सन entitled to its immediate possession, जो कि जिसके बाद उसके पास फॉरन immediate possession आ जाएगी in any of the following cases। वो cases कौन से हैं। A, when the thing claimed is held by the defendant as the agent. B, when the compensation in money would not afford the claimant adequate relief for the claim. C,
when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. D. When the possession of thing claimed has been wrongfully transferred from the claimant. नेक्स्ट सेक्शन 11 के जो हैं essentials पढ़ लेते हैं. These are important sections. Possession. These are important essentials. The first essential is possession. Defendant has possession or control of the particular article claimed. जो वो defendant वो जो claimed कर रहा है उसके पास वो possession होनी चाहिए. Movable property. Such article is movable property. वो आर्टिकल मूवेबल होना चाहिए जो कि क्लेम किया जा रहा है प्लेंटिव की तरफ से. डिफेंडेंट के पास उसकी पोजेशन होनी चाहिए. डिफेंडेंट इज नॉट ऑनर. डिफेंडेंट इज नॉट द ऑनर ऑफ आर्टिकल. वो आर्टिकल का ऑनर नहीं है, सिर्फ पोजेशन उसके पास है. इंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन. प्लेंटिव इज इंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन. देन आर्टिकल हेल्ड डिफेंडेंट एज ट्रस्टी. द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट. जो थिंग क्लेम की जा रही है हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द प्लेंटिव्स एजेंट और ट्रस्टी. कंपेंसेशन इन मनी नॉट एडुकेट. This is also the essential of section 11. When compensation in money is would not afford adequate relief. जब compensation जो money में दी जा रही है यानी रकम में दी जा रही है वो काफ़ी नहीं है, एक काफ़ी रिलीफ नहीं है. then for the loss of thing claimed जो कि thing claimed की गई. तो ये सेक्शन 11 जो है आप उसके थ्रू आप ये सूट फाइल कर सकते हैं. पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या सेक्शन 11 का. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 10 इज 3 year फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इज रॉन्गफुली टेकन. 3 साल जो है वो टाइम पीरियड है अंडर सेक्शन 10. अंडर सेक्शन 11 क्या टाइम पीरियड है वो भी आगे बताएंगे. ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 बाय द कोर्ट इज अपीलेबल. जो सेक्शन 10 के थ्रू जो भी ऑर्डर आ रहा है वो अपीलेबल है. इट वॉज हेल्ड दैट एन एग्रीमेंट टू सेल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डॉक्यूमेंट. ये बताया गया है कि जो एग्रीमेंट हम करते हैं एग्रीमेंट टू सेल का वो उसको कंसीडर एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ सूट फॉर पोजेशन किया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज़ नॉट मेंटेनेबल. सो ये मेंटेनेबल नहीं है. यानी इट वॉज हेल्ड दैट जो एग्रीमेंट टू सेल का डॉक्यूमेंट है उसको आप जो है डॉक्यूमेंट जो टाइटल है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो उसकी वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए ये डॉक्यूमेंट मेंटेनेबल नहीं होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 10 एंड 11. दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ. हमने इंट्रो से स्टार्ट किया, रेलिवेंट प्रोविजन देखी, उसमें टॉपिक्स देखे और यही वाला जो क्वेश्चन है और सेक्शन 9 और 10 है वो हम एक दूसरी असाइनमेंट में देख लेते हैं. क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ अ पर्सन कैन बी सूड फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. याद रखिए ये क्वेश्चन है मूवेबल प्रॉपर्टी का. व्हाट प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड. कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे. सबसे पहले हम बताएंगे रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ. रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी है. सेक्शन 10 and 11 of the Specific Relief Act for a situation where recovery of movable property is to be made. वर्ड प्रॉपर्टी. सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उससे पहले जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर लेते हैं. वर्ड प्रॉपर्टी connotes everything denotes everything which is the subject matter of ownership. सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑनरशिप हो, कॉर्पोरियल हो या इनकॉर्पोरियल हो, टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल हो, रियल हो या पर्सनल हो, एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं दैट हैज़ एन एक्सचेंजेबल वैल्यू जो कि एक्सचेंज हो सकती हैं और विच गोज़ टू मेकअप वेल्थ ऑफ स्टेटस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी. सो डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी देख लेते हैं. द मूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यानी टीपीए के अकॉर्डिंग भी इसे डिफाइन किया गया है एंड जनरल क्लॉसेज एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग भी. वो क्या था. एनीथिंग दैट इज नॉट इमूवेबल इज मूवेबल प्रॉपर्टी. सिंपल डेफिनेशन है. जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करती यानी वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. रेमेडीज क्या क्या हैं ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन रेलिवेंट प्रोविजन या इन्होंने रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी 10 एंड 11 उसके पॉइंट्स पढ़े हैं. पहले प्रॉपर्टी डिफाइन किया, फिर डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी,
Then remedies. Suit for declaration and possession. PLD 2003 Supreme Court page number 410. Suit for possession means profit and damages. उसके लिए ये citations हैं, ये आप नोट कर लें, it's very important. PLJ 1997 Karachi page number 76. 1997 CLC page number 196. I think so 176. फिर भी आप ये चेक कर लें कि 1997 CLC 176. yes. NLR 1994 civil page number 730 130. रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन से कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं? 1995 CLC पेज नंबर 777. नेक्स्ट है PLJ 1995 लाहौर 495 पेज नंबर. नेक्स्ट आ जाता है पंजाब टेनेंसी एक्ट. ये हम सारी जो है ये रेमेडीज पढ़ रहे हैं. petitioner dispossessed from property through agency of police at direction of DC. अब जिसने पटिशन दायर की है यानी पटिशनर, उसको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोसेस किसके थ्रू किया गया है? एजेंसी ऑफ अ पुलिस के थ्रू. किसकी डायरेक्शन पे? डीसी की डायरेक्शन पे. इसके लिए केस लॉस कौन से इंपॉर्टेंस हैं वो देख लेते हैं. PLJ 1999 लाहौर पेज नंबर 140. 1998 MLT पेज नंबर 1977. NLR 1998 सिविल पेज नंबर 714. Plaintiff was not required to prove his title. Plaintiff को ज़रूरत नहीं है कि वो अपना टाइटल प्रूव करे, बट merely his previous possession, सिर्फ उसके जो previous possession उसके पास था and wrongful possession ये प्रूफ करे, लेकिन उसको टाइटल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. ये कौन सी जो है जजमेंट हमें बता रही है? PLJ 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 139. नेक्स्ट अपील रेमेडी है. अपील के लिए कौन सी साइटेशंस दे दी गई? PLJ 1995 पिशावर पेज नंबर 114. 1995 CLC पेज नंबर 1600. सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 क्या कह रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स. मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर. मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, fruits upon and juice in trees, property of every other description except immovable property. तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया. उसमें बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मूवेबल के तौर पर जो है वो गिनी जाएंगी, और जो बाकी उसके अलावा जितना रह जाता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा. According to the Sukre Kurdipa versus Nagiridi, Mr. Justice Holloway said. ये केस लॉ है जिसमें जस्टिस के जो वर्डिंग है वो नोट है. Movability may be defined to be a capacity is a thing of suffering alteration in the relation to a place. Immovability incapacity for such alteration. प्रॉपर्टी इंक्लूड्स पेंशन. इसकी साइटेशन है AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1409. कैश ग्रांट. इसकी साइटेशन है AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1409. एक्रूड सैलरी.
इसकी साइटेशन है AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 298 मनी। इसकी साइटेशन है AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 328। नेक्स्ट है ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 10। अब ये ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये ओरिजिनल टेक्स्ट है 11 का। टेन का हम पढ़ चुके हैं इस वाली असाइनमेंट में। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ये वाला, ये अकॉर्डिंग टू सन, जिसमें एक्सप्लेनेशन 1 और 2 और इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस की। सो सेक्शन 11 देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज़ नॉट द ऑनर, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले सेक्शन 11। बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू इट्स immediate possession in any of the following cases. A. When the thing claimed held by the defendant as an agent, or B. When the compensation in money would not afford the claimant adequate relief for thing claimed. C. When it would be extremely difficult to ascertain the actual damage. And the D. When the possession of thing. प्रोसीजर अब आगे देख लेते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 10 डील्स विद द रिकवरी एस्पेक्ट्स। द प्रॉपर्टी शुड बी ascertainable and ascertained to the specific the property should be ascertainable and ascertained to the specific this next है the resonates with the English principle of Dentune and would lie only against those articles that are capable of being seized and delivered up to party entitled। डिक्री ऑफ सिविल कोड की हेडिंग देख लेते हैं, इसमें क्या है। सिंस द पर्सन इज बीइंग आस्क्ड टू फॉलो द सिविल प्रोसीजर whenever the court has decreed the delivery of such property, the decree is also supposed to state the amount of money to be paid as an attachment if the delivery cannot be made in any circumstances। Who can sue? कौन sue कर सकता है। The locus standi is quite easy to prove since the law treats is sufficient from the plaintiff to have a right to present immediate possession only। Interpretation of section 10 for initiate procedure। Specific relief in case of the dispossession of the movable property। Following 4 specific situations suit can be initiated in court for the grant of any order। Defendant is agent not trustee। The first topic is defendant agent है ना कि trustee। Whenever the fiduciary responsibility arises, जब भी fiduciary responsibility arise होगी in respect of the possession of the property to the trustee, trustee की तरफ जब भी possession of property से related fiduciary responsibility arise होगी, he is responsible, वो responsible होगा to return of the property to the rightful owner, कि वो rightful owner जो भी है उसको वो property return करे। Actual damage cannot be ascertained। The court again presume its existence। This happens in the case of antiquity, artistic productions, family reliefs, ornaments, and heirlooms। Possession wrongfully transferred। It can happen when the defendant has obtained the property by means of fraud. An other person can also wrongfully transfer to bailey from the plaintiff।
ये तब भी मुमकिन हो सकता है जब डिफेंडेंट जो है, जिसने जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्टेन की हो बाय मींस ऑफ फ्रॉड, अनदर पर्सन कैन आल्सो रॉन्गफुली ट्रांसफ़र, दूसरा एक कोई जो पर्सन है वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है रॉन्गफुली टू बेली फ्रॉम द प्लेंटिफ, बेली को ट्रांसफ़र की गई है रॉन्गफुली प्लेंटिफ से लेकर। सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 10 इज 3 years फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इज रॉन्गफुली टेकन। सो 10 साल का टाइम पीरियड दिया, सॉरी सेक्शन 10 में 10 का जो है आपने जिसमें सूट फाइल करना है उसके 3 साल का जो है टाइम पीरियड दिया गया है। केस लॉ सपोर्टिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड। अब केस लॉज कौन से हैं? इन चंदू नाइक वर्सेस Sitaram B. Naik and others, it was held that when the dispute is between two private parties in respect of possession, जब भी dispute arise हो between दो two parties in respect of possession को लेके of premises, the civil court has the jurisdiction, तो civil court के पास jurisdiction आएगी कि वो entertain कर सके और try कर सके सूट को of the kind with which he was dealing, जिससे वो डील कर रहा है। So these are the wording of this case. नेक्स्ट केस लॉ क्या है? केस लॉ फॉर लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड के लिए जो केस लॉ है वो देख लेते हैं। केस लॉ फॉर लिमिटेशन पीरियड, शंकर दस्तीदार वर्सेस श्रीमती बंजुला। दस्तीदार 5 December 2006, Article 68-69 of the Limitation Act. Article 68-69 of the Limitation Act governs suit in respect of the movable property for specific movable property lost or acquired by theft or dishonest misappropriation or conversion, knowledge as regard the possession of the party shall be stating point of limitation. In terms of Article 68, due process of law, procedure step by step, फाइल अ सूट। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताया हुआ है और प्रोसीजर बताया हुआ है कि वो जो आपने रिकवरी के लिए जो सूट फाइल करना उसका क्या स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो होगा। पहले फाइल अ सूट फॉर पोजेशन, पहले आप फाइल करें सूट फॉर पोजेशन के लिए। लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? विद इन द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 3 year, जो कि हमें सेक्शन 10 बता रहा है। नेक्स्ट, फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ लॉस्ट, एक्वायर्ड बाय थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन। जब आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या तो वो गुम हो गई है, या किसी ने वो चोरी कर ली है, या किसी ने डिसऑनेस्ट बेईमानी से आपसे हथिया ली है, या उसमें मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन की है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हुई हैं तो आप सबसे पहले सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर पोजेशन विद इन 3 years। नेक्स्ट, प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। देन आपको सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इंटाइटलमेंट जो है आपको वो प्रूफ करनी पड़ेगी, तब आप सूट करेंगे। देन 3, प्रेइंग फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देन आप अपनी जो सूट है उसमें प्रे करें कि कोर्ट से कि आपको वो जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन दिलवाई जाए। देन इन केस ऑफ लॉस ऑफ पिक्यूनरी बेनिफिट्स, अगर वो जो मालियाती जो भी बेनिफिट्स थे वो उसका लॉस हो चुका है, दैट वुड हैव अराइजन फ्रॉम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्लेम लॉस टू ऑफ इनकम अंटिल रिकवरी। Then 5 है, if the value of the suit property and damage to be awarded cannot be ascertained, request appropriate interim and interim injunction to protect the suit property। 6 स्टेप है, प्रे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी मांगे किस किस से? फ्रॉम द एलिनिएशन, फ्रॉम डिस्पोजल, फ्रॉम इनकम्ब्रेंसिंग, पार्टिंग विद पोजेशन, वेस्टिंग, डैमेजिंग और क्रिएटिंग थर्ड पार्टी इंटरेस्ट। इन सब चीज़ों से आपने प्रोटेक्शन मांगनी है प्रे में फॉर ऑफ द प्रॉपर्टी। 7 स्टेप है, रिक्वेस्ट
appointment of court commissioners if necessary depending upon the circumstances. 8th step है declaration for entitlement to the suit property. Then section 19 है suits for movables or persons when wrong being done to them, where the suit is for compensation of wrongs done to movable property if within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court. The suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. The decree holder shall annex to the application an inventory of the property to be attached containing a reasonably accurate description of the same. Next heading है Order 21 Rule 31 Decree for specific movable property. Decree में क्या होगा? The first one is where decree is for any specific movable or for any share in a specific movable, it may be executed by the seizure if participle of the movable or share, and by delivery therefore to the property to whom it has adjudged or to such person as he appoints to receive delivery on his behalf, or by the detention in the prison of the judgment debtor, or by the attachment of his property, or by both. The second one is where any attachment under sub rule 1 has remained in force for 6 months if the judgment debtor has not obeyed the decree and the decree holder has applied to have the attached property sold. Such property may be sold, and out of the proceed the court may award to the decree holder in cases where any. So Order 20 Rule 10 CPC की क्या heading है? Decree for delivering movable property. Where the suit is for movable property and the decree is for the delivery of such property, the decree shall also state the amount of money to be paid as an alternative if delivery cannot be had. Judgment Mohammad Yusuf versus Ghulam Murtaza. Javed Iqbal versus Abdul Aziz 2006 SCJ Supreme Court judgment means page number 209. So when such decree is passed, execution shall be under Order 21 Rule 12. Application for attached of movable property not in judgment debtor possession. Where an application in judgment debtor made for the attachment of any movable property belonging to a judgment debtor but not in his possession, any amount has been fixed by the decree to be paid as an alternative to deliver of movable property. Such amount, and in other cases such compensation as it think fits, shall pay the balance. The third one is where the judgment debtor has obeyed the decree and paid all cost of executing the same which he is bound to pay, or where at the end of 6 months from the date of the attachment no application to have the property sold have been made, or if made has been refused, the attachment shall cease.
जब जजमेंट इस थर्ड वाली का मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जब जजमेंट डेटर जो है ओबे करेगा डिक्री और वो पे करेगा जितनी भी कॉस्ट उसे एग्जीक्यूट हुई है, और उस वो जो कॉस्ट है तो वो भी पे करेगा, और वो पे करेगा वेयर एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स, जब तक 6 माह जो है ना उनकी आखिर तक वो ये कॉस्ट पे करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट। नो एप्लीकेशन टू हैव द प्रॉपर्टी सोल्ड हैव बीन मेड, अगर एप्लीकेशन नहीं दी गई कि प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया जाए, और इफ़ मेड हैज़ बीन, या अगर बनाई थी वो एप्लीकेशन तो उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो अटैचमेंट जो है वो रुक जाएगी। ऑर्डर 21 रूल 36, decree for delivery of immovable property when in occupancy of tenant. Where a decree is for the delivery of any immovable property in the occupancy of a tenant or other person entitled to occupy the same or not. So this is the end of our question number 2, जो कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 से डील कर रहा था। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रस्ट और ट्रस्टी के बारे में बताऊंगी और प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में। सो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले वो इस असाइनमेंट से देख लेंगे, उसके बाद फिर वो जो है दूसरी वाली असाइनमेंट इधर से मैं आपको नोट शेयर करवाऊंगी। सो ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, प्रिवेंशन एंड अल्टरनेटिव रिलीफ, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 6 तक जो है जितना भी SRA का जो है सेक्शंस उनको एक्सप्लेन किया गया है ब्रीफली। स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट से। इट इंक्लूड्स every species of express, implied और constructive fiduciary ownership। ये सेम कोड वर्डिंग है जो कि ट्रस्ट की डेफिनेशन SRA में दी गई है। लीगल नेचर ऑफ ट्रस्ट क्या है? अ रिलेशनशिप और अरेंजमेंट, नॉट ऑन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। अ ट्रस्ट इज एन equitable obligation बाइंडिंग अ पर्सन हु इज कॉल्ड अ ट्रस्टी, जो कि जिस पर ऑब्लिगेशन बाइंडिंग है उसे हम कहते हैं ट्रस्टी। टू डील विद प्रॉपर्टी ओवर विच ही हैज़ कंट्रोल, और जो प्रॉपर्टी उसके पास होती है उसे क्या कहते हैं? विच इज़ कॉल्ड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनस के बेनिफिट के लिए तो उनको क्या कहते हैं? हु आर कॉल्ड बेनिफिशरीज, और हुम he has may be one and anyone of whom may enforce the obligation। essentials क्या हैं ट्रस्ट के? essentials of trust: certainty of intention on part of settler, the second one is certainty of the subject matter of the trust, and the third one is certainty of the beneficiaries who they are। So these are the three essentials of trust। आई थिंक सो मैं यहाँ ट्रस्ट भी साथ साथ आपको डिफाइन कर दूँ। नो बट आई विल डिफाइन यू लेटर। रीजंस ऑफ अ ट्रस्ट। रीजंस ऑफ अ ट्रस्ट, द फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन। ट्रस्ट यूज किया जा रहा है उसके पीछे वजूहात क्या हैं? एक तो हमारी जो एक तो ये सोच के ट्रस्टी को जो है प्रॉपर्टी दी जाती है कि ये इसकी प्रोटेक्शन करेगा, कंट्रोल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कॉन्फिडेंशलिटी होगी, टैक्स प्लानिंग होगी, अवॉइड प्रोबेट एंड सक्सेशन फीस। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी क्रिएट ट्रस्ट। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की टाइप्स देख लेते हैं। टेस्टामेंट्री, created due to the death of an individual. Interviews, created due to the lift of the settler. The third type is discretionary versus non-discretionary. The fourth one is personal trust. The fifth one is
कमर्शियल ट्रस्ट। देन आ जाता है ट्रस्टी। ट्रस्ट के एसेंशियल्स देख लिए, रीजंस देख ली, टाइप्स देख ली, अब ट्रस्टी देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन holding expressly by the implication or constructively a fiduciary character। सेक्शन 4 है सेविंग्स। To give any right to relief in respect of any agreement which is not contract, to deprive any person of any to relief other than specific performance which he may have under any contract। स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन। अब स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह दिया जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन टेकिंग प्रॉपर्टी बाय टेकिंग पोजेशन और अ सर्टेन प्रॉपर्टी, देन यानी वो प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है वो लेकर देना, वो स्पेसिफिक रिलीफ हो गया। देन टू डू वेरी एक्ट बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डू, और बाय ऑर्डर कर रहा पार्टी को जिसके अंडर वो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करे। द थर्ड वन इज प्रिवेंटिव पार्टी टू डू। प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है। प्रिवेंटिव रिलीफ जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड अंडर सेक्शन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 इज कॉल्ड प्रिवेंटिव रिलीफ, और वो क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट इधर असाइनमेंट में बताऊंगी। सो ये ट्रस्टी है, ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था जिसको डिस्कस किया, बट यहाँ इसको इस वाली असाइनमेंट में एक्सप्लेन में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट की एंटिमोलॉजी क्या है। द वर्ड ट्रस्ट इज डिराइव फ्रॉम एन ओल्ड नॉर्स ट्रस्ट और ट्रस्टिया, दैट मीन्स जिसका मतलब क्या है चार्ज, केयर एंड प्रोटेक्शन। These are the three meanings of the word trust. Next, origin क्या था। The word trust came into existence about 100 years back and was used for reliance, और इसे रिलायंस के लिए यूज़ किया जाता है। हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री देख लेते हैं। द हिस्ट्री of equity and trust concerns the development of the body of rules known as equity, English law of trust, and then it separated into the Commonwealth and the United States। Definition ट्रस्ट की। रेलिवेंट प्रोविजन क्या है फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस स्टेट्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट। इसकी स्टैचुरी डेफिनेशन जो है, जो सिंपल डेफिनेशन है लॉ में है सारे के, वो क्या है वो मैं इस असाइनमेंट में भी आपको बताया कि वो जो है दिस वन इधर क्या है। ट्रस्ट इंक्लूड्स एवरी स्पीशीज ऑफ एक्सप्रेस इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशियरी ओनरशिप। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रस्ट इज एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विलिंगनेस to be vulnerable to an other party based on the confidence that the latter party is benevolent, reliable, competent, honest and open। हॉय टी.एस. मॉरन। अकॉर्डिंग टू हॉ टी.एस. मॉरन के अकॉर्डिंग तो ये थी। एक और ब्लैकलाट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ट्रस्ट की डेफिनेशन है एन इक्विटेबल और बेनिफिशियल राइट और टाइटल to land or other property held for the beneficiary by another person in whom resides the title ownership recognized and enforced by court of chancery। The second one is reliability। Concurrency, repeated, initiated of promise to delivery and intimacy, empathy। Classification of trust। Three common types of trust are stated as follows: unit trust,
डाइसेंट्री ट्रस्ट, हाइब्रिड ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट क्या है? इट इन्वॉल्व्स porting the benefit by giving the trust property into units. For example, if a beneficiary goes bankrupt, the liquidator is able to sell their units. अगर कोई beneficiary bankrupt हो जाता है या liquidator हो जाता है तो वो अब जो है वो इस काबिल है कि वो सेल कर सके अपने यूनिट्स को ऑफ द ट्रस्ट इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल टू पे क्रेडिट्स। अपने क्रेडिट जो कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए वो जो से है यूनिट्स उसको सेल कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। इट इज़ आल्सो नोन एज फैमिली ट्रस्ट as they are commonly used by families to ensure asset protection. Beneficiaries have no strict entitlement to receive. Next है preventive and alternative relief. Income or capital, they have limited rights and liabilities. Hybrid trust. It is a combination of a unit and discretionary trust. Beneficiaries have fixed entitlements while other benefits under trust are discretionary or behalf of trustee. The next one is trustee. Trustee क्या होता है? Trustee and trustee are both related terms. चाहे वो डबल ई से है या वाई पे है, वो दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं। इसकी स्टैचुटरी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन, हर वो पर्सन ट्रस्टी में इंक्लूड होगा जो होल्ड कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है बाय इम्प्लीकेशन और कंस्ट्रक्टिवली अ फिड्यूशरी करेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रस्टी की। A person, usually one of a body of persons appointed to administer the affairs of a company, institution, etc. A person who holds the title to property for the benefits of another. वो person जो कि टाइटल होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी का फॉर द किसके लिए? बेनिफिट ऑफ अनदर, दूसरे की बेनिफिट के लिए। इन न्यू इंग्लैंड अ ग्रेंशी, ट्रस्टी इज अ लीगल टर्म, ये एक लीगल टर्म है विच इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, जिसकी बहुत ब्रॉडेस्ट सेंस है, इज अ सिनोनिम फॉर एनीवन इन अ पोजीशन ऑफ अ ट्रस्ट एंड सो कैन रेफर टू एनी पर्सन, कोई सा भी पर्सन हु होल्ड्स प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या अथॉरिटी है, और अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, या उसने पोजीशन संभाली हुई है ट्रस्ट की, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टू ट्रांसफ़र द टाइटल ऑफ एन ऑनरशिप, और वो ट्रांसफ़र कर रहा है ऑनरशिप का टाइटल टू द पर्सन, किसको? उस पर्सन को नेम्ड एज द न्यू ऑनर, जो कि न्यू ऑनर है इन अ ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट, ट्रस्ट में कार्ड अ बेनिफिशियरी, जिसे हम बेनिफिशियरी कहेंगे। अ ट्रस्टी कैन आल्सो रेफर टू अ पर्सन who is allowed to do certain tasks but not able to gain income although that is in future. A trustee is the person, trustee person है in charge of the trust, जो कि in charge होता है ट्रस्ट का। उसकी जॉब क्या होती है? their job is to maintain the trust, मेंटेन रखना ट्रस्ट को, and they have ऑनरस ड्यूटीज़, और उसके पास ऑनरस ड्यूटीज़ होती हैं टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रस्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ट्रस्ट वो चलता है। देयर कैन बी मोर देन वन ट्रस्टी, एक से ज़्यादा ट्रस्टी भी हो सकते हैं। हाउएवर देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन, लेकिन एटलीस्ट वन लाजमी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इक्विटी occupies trustees with number of powers. Number second, imposes a range of duties. All these may be modified or excluded by express terms in the instrument. नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल क्या है?
Trustees have discretion as to whether or not they will exercise a power. ट्रस्टीज के पास डिस्क्रिशन है, उनकी मर्जी है कि वो जो है वो पावर को एक्सरसाइज करने वाले हैं या नहीं. द सेकेंड जनरल प्रिंसिपल इज if after a proper consideration they decide on good faith not to exercise, beneficiaries will not be allowed to complain. The third one is duties and powers vary according to the character of the trust. जो भी ड्यूटीज़ हैं और पावर्स हैं वो वेरी करेंगी अकॉर्डिंग टू द करेक्टर ऑफ द ट्रस्ट. केस लॉ है, ये नोट कर लें आप. रीड 10T डिसीज 1963 29 MLJ पेज नंबर 373. अ ट्रस्टी फिक्स्ड द ट्रस्ट फंड. जो ट्रस्टी होता है वो ट्रस्ट का जो फंड है वो फिक्स्ड करता है इन द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में इट इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. पावर क्या है? ट्रस्टी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्ट द फंड्स इन ऑथोराइज्ड सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द पावर गिवन बाय द ट्रस्टी इंस्ट्रूमेंट्स और अंडर द ट्रस्टी एक्ट. ऑब्लिगेशन है कि वो इन्वेस्ट करे फंड्स किधर? इन ऑथोराइज सिक्योरिटीज़. किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द पावर्स गिवन बाय द ट्रस्टी, जो कि ट्रस्टी इंस्ट्रूमेंट में या ट्रस्टी एक्ट में जो कि उसको पावर्स दी गई हैं, वो उस पावर्स के थ्रू वो जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो इन्वेस्ट करे फंड्स किधर? ऑथोराइज सिक्योरिटी में. अदर पावर: सेल ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, प्रोविजन फॉर इन्फेंट बेनिफिशरी एंड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट. नेक्स्ट है ड्यूटीज़. Certain fundamental duties arising from fiduciary nature of trustee. Duties may also be modified by the trust instrument. ड्यूटी क्या है? वो मॉडिफाइड कर सकते हैं ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट को. अदर टाइप ऑफ ड्यूटीज़ क्या हैं? अदर टाइप ऑफ ड्यूटी यहाँ 6 ड्यूटीज़ जो हैं वो मेंशन है. ड्यूटी नंबर 1 इज़ ड्यूटी टू मेंटेन कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कि डॉक्यूमेंट्स की जो कस्टडी है उसकी ड्यूटी जो है वो मेंटेन की जाए. ये इनकी ड्यूटी है कि कस्टडी में जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन किया जाए. नेक्स्ट वन इज़ ड्यूटी टू इन्वेस्ट करना. द थर्ड वन इज़ ड्यूटी टुवर्ड्स बेनिफिशरीज. The fourth duty is duty to provide information. The fifth one is duty to make proper distribution. The next and last one is duty to maintain equality between beneficiaries. जो भी beneficiaries हैं उनके दरमियान equality कायम करना, ये भी ट्रस्टी की ड्यूटी है. All the obligations and rights of trustee are also enumerated in the Trust Act 1882. ट्रस्टी की जो भी obligations हैं और जो भी rights हैं वो ट्रस्ट एक्ट 1882 में भी मेंशन कर दिए गए हैं. Requirements of trust. It should not be forbidden by law. इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट. अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं ट्रस्ट की? सबसे पहले तो लॉ ने इसे मना ना किया हो, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ हो. देन इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, इसमें कोई फ्रॉडुलेंट जो है एलिमेंट वो नहीं आना चाहिए. देन इट शुड नॉट इन्वॉल्व और इम्प्लाई इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर. और किसी की भी प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को उसको इंजरी जो है वो नहीं होनी चाहिए. देन आ जाता है टॉपिक ट्रस्टी के बाद प्रिवेंटिव एंड अल्टरनेटिव रिलीफ. ये किस किस्म की रिलीफ है?
सबसे पहले देख लेते हैं अल्टरनेटिव रिलीफ। डेफिनेशन है इसकी, रेमेडीज साउट इन वेरियस फॉर्म्स or in the alternative such as a demand for specific performance of a contract। जैसे कि उस डिमांड की जाए, अल्टरनेटिव रिलीफ ही आपने लेना है तो आप डिमांड करें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कि इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, जो भी इसमें है मॉनेटरी डैमेजेस हैं, ये कंपनसेशंस हैं, ये जो भी ऑब्लिगेशन से जो फेल हुए हो तुम इसके जो है ना कंपनसेट करो इसको, और इसको स्पेसिफिक इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जितनी भी शर्तें हैं इसको मनवाना, तो ये एक अल्टरनेटिव रेमेडी होती है। इसको वर्डिंग देख लेते हैं, रेमेडीज साउट इन वेरियस फॉर्म्स और इन द अल्टरनेटिव सच अ डिमांड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और मॉनेटरी डैमेजेस टू कंपनसेट फॉर द फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन और बोथ। नेक्स्ट है मॉडर्न रूल्स गवर्निंग प्लीडिंग्स in courts now specifically permit a party to demand relief in the alternative। मॉडर्न रूल्स जो हैं प्लीडिंग्स के कोर्ट में अब जो है स्पेसिफिकली परमिट कर दिया गया है पार्टी को कि वो एक स्पेसिफिक रिलीफ जो है अल्टरनेटिव जिसे हम कहते हैं डिमांड कर सके। दिस एलिमिनेट्स, इसने एलिमिनेट कर दिया है हार्श कॉन्सिक्वेंसेस को, जो बहुत सख्त नतीजे निकलते थे फॉर द रूल ऑफ द कॉमन लॉ प्लीडिंग्स दैट रिक्वायर्ड अ पार्टी, के इसमें पार्टी को बोला जाता है टू मेक वन डिमांड, एक ऐसी डिमांड करें फॉर द वन टाइप ऑफ रिलीफ, एक टाइप ऑफ रिलीफ के लिए, एंड टू लॉस द केस इफ अ डिफरेंट रेमेडी वर नॉट अप्रोप्रिएट। केस लॉ है मोतीलाल जैन वर्सेस रमदसी देवी 2000 RCR पेज नंबर 545। इसमें क्या कहा गया, held that merely because plaintiff claims damages in a suit for specific performance of contract as alternative relief, it cannot be said that he is not guilty। ड्यूटीज देख लेते हैं, duties to main relief of specific performance, it was held in Ramdas versus Ram Lubhaya 1998 RCR that an alternative prayer by a plaintiff in a suit cannot be construed as a waiver or abandonment of the main relief in the suit। An alternative relief prayer is a relief which claimed by the party if the party is found to be not entitled to the main relief claimed in the suit। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव रिलीफ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। सबसे पहले हम अल्टरनेटिव रिलीफ पढ़ते आए, अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव रिलीफ। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, इट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA as specific relief granted under clauses C of section number 5 is called preventive relief। Section 5 subclause C, by preventing a party from doing that which he is under an obligation not to do। Preventive relief is said to be the such relief by which a person is prevented to do an act which is not validly liable to do। प्रिवेंटिव रिलीफ कहते किसे हैं, एक इस किस्म का रिलीफ जिसमें जो पर्सन है वो प्रिवेंट करे उन एक्ट से जो कि लायबल नहीं है, वैलिडिटी नहीं रखते, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है।
तो उनसे प्रिवेंट करना प्रिवेंटिव रिलीफ है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव रिलीफ की दोबारा से डेफिनेशन है। देखिए, एक डेफिनेशन स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है प्रिवेंटिव रिलीफ की, सेकंड डेफिनेशन है, देन थर्ड डेफिनेशन है। सो काफ़ी जो मटेरियल है आप यहाँ से उससे हेल्प ले सकते हैं। प्रिवेंटिव रिलीफ, व्हेन कोर्ट प्रिवेंट्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट, जब एक कोर्ट प्रिवेंट कर रही है पार्टी को कि वो काम ना करे विच इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन, जो इसके ऑब्लिगेशन के अंदर है नॉट टू डू, इज कॉल्ड अ प्रिवेंटिव रिलीफ। Such relief is usually granted to prevent breach of contract or the violation of right arising otherwise than by contract. Example देख लेते हैं। X constructing a wall in Y's land. X ने एक वॉल बनाई है लेकिन किसकी लैंड पे? Y की लैंड पे। At the suit of Y by providing him preventive relief can be prohibited to do so because X is not legally liable to do so. How preventive relief is granted? Preventive relief जो है वो किस तरह दिया जा सकता है? By the discretion of the court by process of either temporary injunction एंड देन परपेचुअल इंजेक्शन। दो तरीक़ों से जो है वो प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है। और कौन ग्रांट कर सकती है? कोर्ट ग्रांट कर सकती है। टेम्परेरी इंजंक्शन इज फर्स्ट प्रिवेंटिव रिलीफ एंड द परपेचुअल इंजंक्शन इज द सेकेंड वन। केस लॉ देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ विषया डिग्री कॉलेज वर्सेस लक्ष्मी नारायण AIR 976 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 888 यानी 888। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट, इस केस में क्या कहा गया था? कोर्ट हेल्ड दैट द रिलीफ ऑफ इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, कि इंजंक्शन का जो रिलीफ है वो ये ग्रांट नहीं किया जाएगा और ऑब्टेन्ड एज ऑफ राइट, या इसको एज अ राइट क्लेम नहीं किया जाएगा। द ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ और इंजंक्शन इज डिस्क्रिशनरी, क्योंकि ये जो ग्रांट करना है इंजंक्शन का रिलीफ ये डिस्क्रिशनरी है, इसको मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। ये कौन सी जजमेंट में बता रहे हैं? 976 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 888। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं गवर्निंग प्रिवेंटिव रिलीफ, जो कि प्रिवेंटिव रिलीफ को गवर्न कर रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रिवेंटिव रिलीफ। The general principles by which injunction is governed is noted Dr. Pomeroy. In determining whether the injunction will be issued to protect the right of property, क्या ये जो इंजंक्शन है जो इशू की गई जाएगी ये प्रोटेक्ट करेगी राइट ऑफ प्रॉपर्टी को, टू इन्फोर्स एन ऑब्लिगेशन, या ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स कराने के लिए, और टू प्रिवेंट एनी रॉन्ग, या किसी रॉन्ग्स को प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए। देयर इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट विच फर्निश टू आंसर एनी क्वेश्चन। अब इक्विटेबल प्रिंसिपल्स हैं। इन ग्रांटिंग एन इंजंक्शन द कोर्ट शैल एक्ट इन परसुएंस एंड विल नॉट सफर एनीवन within its reach to do what is contrary to its notion of equity, merely because the act to be done may be in point of locality beyond the jurisdiction. The first one is,
ही हु सीक्स रेमेडी ऑफ इक्विटी मस्ट डू इक्वालिटी। जो भी पर्सन इक्विटी की रेमेडी सीख करना चाहता है उसे चाहिए कि वो इक्वालिटी कायम करे। ही हु कम्स, सेकेंड वन इज ही हु कम्स इनटू इक्वालिटी, ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम्स विद क्लीन हैंड्स। और जो भी इक्विटी सीख करने आता है उसको चाहिए कि वो विद क्लीन हैंड्स आए। नेक्स्ट है परपेचुअल इंजंक्शन। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो थी टेम्पररी इंजंक्शन, नाउ इट्स फॉर परपेचुअल इंजंक्शन। Perpetual injunction, it is the one that is granted by the judgment। ये वो इंजंक्शन है जो कि जजमेंट के थ्रू ग्रांट होगी। that finally disposes of the injunction suit, जो कि फाइनली डिस्पोज कर देगी इंजंक्शन सूट को। it forms the part of the judgment upon a hearing on merits and it can be property ordered only upon the final judgment। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इट कैन ओनली बी ग्रांटेड, ये सिर्फ उस वक्त तक ग्रांट की जा सकती है बाय द डिक्री, थ्रू डिक्री मेड एट द हियरिंग। स्टार्ट कर लेते हैं। इट कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हेयरिंग। हेयरिंग की जो है उस दौरान ये सिर्फ इस वक्त ग्रांट की जा सकती है। एंड अपॉन मेरिट्स ऑफ द सूट, सूट के जो मेरिट है उसको देखते हुए द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली इंजॉयड फ्रॉम द असर्शन ऑफ अ राइट। देन क्या है, और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी कंट्रोवरी टू द राइट ऑफ द प्लेंटिफ। एक्सप्लेनेशन है एंड आई थिंक सो इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये एंड हो जाएगा ट्रस्टी का असाइनमेंट से। एक्सप्लेनेशन है देयर मे बी केसेस वेयर द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अलाउ डैमेजेस टू लाइकली serve any purpose nor admit to specific performance. In such cases, court has to restrain party। इन केसेस में जो कोर्ट है वो पार्टी को रिस्ट्रेन कर देती है, रोक देती है। हु थ्रेटन, जो कि डरा धमका रहे होते हैं, द ब्रीच टू द पॉसिबल एक्सटेंट। सो दिस आर द एक्सप्लेनेशन एंड द क्वेश्चन इन विच I describe you the perpetual injunction, equitable principles, general principles governing preventive relief, case laws with examples, and preventive relief and their statutory definition, duties of trustee, important case laws, definition of alternative relief, and the topic preventive and alternative relief। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रस्ट भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो ड्यूटीज़ थी वो, और वो जो पावर्स थी ट्रस्टी की वो। उसके बाद केस लॉस, देन जनरल प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेनेशन, ट्रस्टी की डेफिनेशन, ट्रस्ट की डेफिनेशन, ट्रस्टी की नॉट इवन एक दो तीन चार डेफिनेशंस बताई ट्रस्टी की। देन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट, यानी ये सारी क्लासिफिकेशन थी ट्रस्ट की जो मैंने आपको के साथ डिस्कस की। उसके बाद ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में मीनिंग, डेफिनेशन, देन स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, देन हॉयट एस मॉडर्न की डेफिनेशन। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट प्रोविजन ट्रस्ट, जो कि रेलिवेंट प्रोविजन 3 थी। उसके बाद हिस्ट्री, ओरिजिन एंड ट्रस्ट की एंटोमोलॉजी। So this is the last question, trust, trustee and preventive relief। इस असाइनमेंट में भी हमने काफ़ी कुछ ट्रस्ट एंड ट्रस्टी के बारे में पढ़ा, जैसे कि ट्रस्ट, लीगल नेचर ऑफ ट्रस्ट, इसेंशियल्स ऑफ ट्रस्ट, रीजंस फॉर अ ट्रस्ट,
टाइप्स ऑफ अ ट्रस्ट, जिसमें हमने ये टाइप्स पढ़ी, टेस्टामेंट्री, इंटरव्यूवॉव्स, डिस्क्रिशनरी वर्सेस नॉन डिस्क्रिशनरी, पर्सनल ट्रस्ट, कमर्शियल ट्रस्ट। देन ट्रस्टी, ट्रस्टी के बाद पढ़ा सेक्शन 4 जो SRA का है, सेविंग्स। नेक्स्ट स्पेसिफिक रिलीफ, हाउ गिवन, स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह दिया जाता है, टेकिंग प्रॉपर्टी or to do very act, and third one is preventive party to do, and then preventive relief। इसके यहाँ इस असाइनमेंट में थोड़ा preventive relief को बस एक डेफिनेशन देखी, लेकिन इस वाली असाइनमेंट में preventive relief को हमने डिटेल से पढ़ा, preventive को भी एंड अल्टरनेटिव रिलीफ को भी। तो इस असाइनमेंट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 ट्रस्ट एंड ट्रस्टी किया, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो था हमने वो सेक्शन 11 को डिस्कस किया और सेक्शन 10 को डिस्कस किया, जिसमें हमने मूवेबल प्रॉपर्टी को भी देखा और कौन सूट कर सकता है उसको भी। और ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें हमने सेक्शन 8 एंड 9 डिस्क्राइब किया, जिसका स्कोप एंड ऑब्जेक्ट देखा, एक्सेप्शंस देखी, इम्पोर्टेंट केस लॉज को देखा, उसके बाद इसेंशियल्स जो थे वो डिस्कस किए, सेक्शन 9 जो कोड में प्रोवाइड है वो, एंड प्रोसीजर जो कि दो प्रोसीजर किस्म के प्रोसीजर है, एक रेगुलर प्रोसीजर है, एक समरी प्रोसीजर है। देन लिमिटेशन ऑफ सूट एंड ऑल दिस, जैसे एविडेंस, इनिशियल प्रोसीडिंग्स, डेफिनेशन ऑफ पोजेशन। सेक्शन 8 को कोड वाइज ही पढ़ा, और जो CPC में कहाँ अवेलेबल है, ऑर्डर 21, रूल 35, 36 ऑफ CPC में, और इसका इंट्रो और रेलिवेंट प्रोविजंस पढ़ी। और उस सबसे पहले मैंने आपको जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बताया था, उसका इंट्रो, उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन और केस लॉस।